स्वमग्नता यानी कि ऑटिज्म, जिसमें बच्चा बात नहीं करता है, स्वमग्न रहता है, अकेला अकेला रहता है। तो हम सुनते हैं कि भाई इसके केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इसके पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं और ये एपिडेमिक जैसा बन गया। लेकिन क्या सच में हमारे बच्चे नई बीमारी से घिर रहे हैं, नई बीमारी उनको हो रही है, या हम सिर्फ बेहतर पहचान और अधिक जागरूकता की वजह से ज़्यादा डायग्नोसिस हम कर रहे हैं? तो हो सकता है कि हम ज़्यादा डायग्नोसिस कर रहे हैं, पहले भी थे अभी भी है, मगर अभी हमारा अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने से हम उनको डायग्नोज करते हैं और उनका क्योर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पेरेंट है, टीचर है या डॉक्टर है तो ये वीडियो डेफिनेटली पूरा ज़रूर आपने देखना है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक केळकर, साइकेट्री, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट पिछले 44 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने पिछले कई दशकों से बच्चे, किशोर अवस्था के बच्चे और बड़ों के बिहेवियर में बहुत बड़े बदलाव लाए हैं और उनके मैंने कितने सारे डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स मैंने देखे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों हम बच्चों के जो बिहेवियर प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस करें और माँ बाप को कुछ राहत देंगे। तो इसलिए हमने अभी फोकस चालू किया है चाइल्ड साइकेट्री की तरफ, बच्चों के बिहेवियर की तरफ, बच्चों का जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे हम हल किया जाए। तो हम देखेंगे कि स्वमग्नता होती क्या है, ऑटिज्म है क्या, उसके सिम्टम्स क्या है, डायग्नोसिस कैसे होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, ये सब देखना होगा क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। हम देखेंगे कि दुनिया भर में स्टैटिस्टिक्स क्या है, जीन्स और एनवायरनमेंट की क्या भूमिका है और आखिर डायग्नोसिस आजकल ज़्यादा क्यों दिख रहे हैं, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, यानी दिमाग के डेवलपमेंट और उसके कनेक्शंस जो है उसका एक अलग पैटर्न इसमें बनता है। तो ब्रेन का डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, ब्रेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चों को लग जाएगी, ना कि ये खराब पेरेंटिंग हो गई, माँ बाप ने बराबर परवरिश नहीं की इसलिए ऐसा हो गया, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमको 3 मेन एरियाज में इसमें फ़र्क दिखता है। एक है सोशल कम्युनिकेशन, संवाद, सामाजिक संवाद, जिसमें नज़र से नज़र मिलाता नहीं है, कांटेक्ट कम होता है, आई टू आई कांटेक्ट, नाम लेने पर वो रिस्पॉन्स देता नहीं है, दूसरों की फीलिंग समझने में डिफ़िकल्टी आती है उसको, बच्चे को। फिर दूसरा है बिहेवियर और इंटरेस्ट। इसमें क्या दिखता है, एक जैसी चीज़ बार बार करना और रूटीन बदलने की हमने यदि कोशिश किया तो उसमें वो बच्चा परेशान हो जाता है। किसी खास टॉपिक या एक्टिविटी में बहुत गहरा इंटरेस्ट लेता है, कभी कभी हाइपर फोकस हो जाता है, कोई एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर लेता है और बाकी में कुछ भी नहीं। नंबर 3, सेंसरी डिफरेंसेस, मतलब उसको तेज़ आवाज़ सहन नहीं होती, तेज़ लाइट, तेज ऐसा टच किया ज़बरदस्ती तो वो परेशान हो जाता है। इसके उल्टा पेन, हीट, कोल्ड कम महसूस होती है। ये देखें हमने लक्षण। अभी हम देखेंगे कि ऑटिज्म के स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो नवीनतम जो इंटरनेशनल डेटा है उसके अनुसार यूएस में लगभग हर 31 बच्चों में 31 एक बच्चा स्पेक्ट्रम पर पाया गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और 2000 में, ईस्वी सन 2000 में ये रेशो लगभग 150 में 1 था, जो 2020 में 36 में 1 हो गया और अभी 31 में 1 हो गया। मतलब बीमारी बढ़ रही है। देखते हैं तो लड़कों में ज़्यादा डायग्नोसिस है, लड़कियों में कम है और लगभग लड़कों में 3 से 4 गुना ये ज़्यादा होता है। ये नंबर्स बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अचानक से कहीं नई बीमारी फैल गई है या कोई एपिडेमिक आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लक्षण क्या है और पेरेंट्स ने किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? खासकर 2 और 8 साल की उम्र में कुछ साइंस दिख सकते हैं और पेरेंट्स को सतर्क होना चाहिए। जैसा उसका नाम लिया तो नाम लेने पर नज़र नहीं मिलाना, जवाब नहीं देना, बोलना देर से शुरू होना या वर्ड यूज़ जो है वो बंद हो जाना। मतलब वो इशारे करता है, पॉइंटिंग करता है, बाय बाय, मतलब ये सब जो है इशारे, ये पॉइंटिंग करना, बाय बाय करना, ऐसा ये सब इशारे कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। अकेले खेलता है बच्चा, दूसरे बच्चों में इंटरेस्ट नहीं बताता, बहुत ही कम। एक ही खिलौने या एक ही चीज़ में
वो घुमाते रहता है, मतलब घूमते रहता है खुद। जैसे चीज़ें लाइन में लगाना, खिलौने लाइन में लगाना, और एक बार पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं जल्दी वो। पंखा है, पहिए है या लाइट है, ऐसी चीज़ों में वो ज़्यादा फोकस करता है, कभी कभी तो हाइपर फोकस होता है। मगर जोर की आवाज़, भीड़ या टच से बहुत परेशान हो जाता है। हमने उसका रूटीन बदलने की कोशिश किया तो मेल डाउन हो जाएगा, मतलब रोना, चिल्लाना, अग्रेशन, है ना, तो ये दिखता है। तो ध्यान रहे कि भाई हर ऑटिस्टिक बच्चा अलग होता है, ये एक स्पेक्ट्रम है और एक ही बच्चे में सब नहीं पाया जाएगा। अभी हमको देखना है कि डायग्नोसिस जो है वो आजकल ज़्यादा क्यों हो रही है, मतलब क्या ज़्यादा बीमारी हो रही है कि ज़्यादा डायग्नोसिस हो रही है। तो ऑटिज़म की डायग्नोसिस पिछले 20-30 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इसके कुछ कारण हैं। नंबर 1, अवेयरनेस और स्क्रीनिंग बढ़ना। पीडियाट्रिशियंस अब रूटीनली डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करते हैं। स्कूल्स और पेरेंट्स दोनों ज़्यादा सेंसिटाइज्ड है। नंबर 2, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का चेंज हुआ है, मतलब अभी जो पहले डायग्नोस होता था उसके क्राइटेरिया और अभी के क्राइटेरिया उसमें बदल हो चुका है ना। तो उन्होंने क्या किया है कि भाई एक इसको बड़ा लेबल दिया गया है ऑटिज़म को, और उसको बोला है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मतलब ऐसा पूरा स्पेक्ट्रम है भाई लंबा, और उसमें बहुत सारे लक्षण उसमें समाये गए हैं। तो इसके पहले बच्चे अलग अलग नामों से डायग्नोस होते थे, अभी क्या हो गया, अभी सब बच्चे और सब लक्षण एक ही जगह पे आ गए और इसको बोल दिया ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वमग्नता स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फिर और एक कारण है कि अभी ज़्यादा डायग्नोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी स्टिग्मा कम हुआ है। पहले क्या था कि फैमिलीज डायग्नोसिस से बचती थी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग बोलेंगे पागल है बच्चा, या कौन सी बीमारी है, क्या है, तो ऐसा लोग बाहर नहीं आते थे, चुपचाप रखते थे घर में उसको। अब बहुत सारे पेरेंट्स खुद इवैल्यूएशन को आते हैं और डायग्नोस कर लेते हैं, तो इसका भी असर तो हुआ ही है कि अभी ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। और एक कारण है कि गर्ल्स का अंडर डायग्नोसिस अभी पकड़ में आ रहा है। पहले क्या था कि पहले गर्ल्स का डायग्नोसिस होता ही नहीं था, अभी गर्ल्स का डायग्नोसिस हो रहा है, तो फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ गया ऐसा अपने को लगता है। पहले ज़्यादातर बॉयज़ डायग्नोसिस होते थे, लड़कों में होता था, अभी लड़कियां भी हो गई। और अगर अभी मतलब अभी समझ में आ रहा है कि गर्ल्स में ऑटिज़म अक्सर अलग तरीके से दिखता है, अलग अलग तरीके से गर्ल्स में स्पेशली, और वो मास्किंग ज़्यादा करती है। मास्किंग मतलब बुर्खा पहने हुआ, कौन सा बुर्खा, बाहर से दिखता नहीं अंदर है करके, वो बुर्खा। तो इसलिए उन केसेस को भी आइडेंटिफाई अभी करना हमने शुरू किया है। फिर भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि केवल डायग्नोसिस बदलने में नहीं, थोड़ा रियल इंक्रीज भी हो सकता है, जिसमें एनवायरनमेंट की भूमिका हो सकती है। तो फिर सवाल यह आता है कि क्या ऑटिज़म जन्मजात है, जेनेटिक है, जेनेटिक रोल क्या है। रिसर्च लगातार ये दिखा रही है कि ऑटिज़म में जेनेटिक कंट्रीब्यूशन लगभग 80 से 90% का है, और रिसर्च ऐसा मानती है। ट्विन स्टडीज़ और बड़े पॉपुलेशन की स्टडी जब किया तो उसमें कंफर्म हो गया कि भाई जेनेटिक की भूमिका बहुत ज़्यादा इसमें महत्व की है। तो एक फैमिली में अगर एक बच्चा स्पेक्ट्रम पर है तो दूसरे सिबलिंग्स में रिस्क बढ़ जाता है। तो एक बच्चा है तो दूसरा बच्चे होने के चांसेस समझो 90% टू 100% है। 100 से अधिक जीन्स और जेनेटिक वेरिएशंस ऐसे पाए गए हैं जिनसे ऑटिज़म का रिस्क बढ़ सकता है। हर बच्चा कुछ नए म्यूटेशंस लेकर पैदा होता है, तो भले ही फैमिली हिस्ट्री ना हो, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है और उसको ऑटिज़म हो सकता है। जीन्स जो है ना वो अकेले नहीं चलते और उन पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी पड़ता है, जैसे कि सीवियर इन्फेक्शन हुआ, हाई पोल्यूशन, कुछ टॉक्सिन्स का परिणाम इत्यादि। तो इसलिए जीन्स का भी प्रभाव और फिर उसके ऊपर एनवायरनमेंट का भी प्रभाव होता है। अब देखेंगे डायग्नोसिस कैसे होता है। तो डायग्नोसिस के लिए कोई सिंगल ब्लड टेस्ट नहीं है कि भाई ब्लड टेस्ट कर लिया डायग्नोसिस हो गया, ना कि सीटी स्कैन एमआरआई है। तो इसलिए डिटेल हिस्ट्री लेना जरूरी है, प्रेगनेंसी के बारे में, बर्थ के बारे में, माइलस्टोन्स, फिर बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, घर में कैसा है, स्कूल में कैसा है, क्लिनिक में कैसा है, तीनों जगह पर स्टैंडर्डाइज टूल्स हम लगा सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं, चेकलिस्ट है जिससे हमको पता चलता है कि भाई ये डायग्नोसिस ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का है। तो पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का जो पूरा टीम वर्क है उससे अर्ली डायग्नोसिस संभव है।
तो फिर स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर इंटरवेंशंस जल्दी शुरू किए जा सकते हैं यदि जल्दी डायग्नोसिस हो गया तो, और फिर इससे आउटकम जो है वो बेहतर हो सकती है। तो इनको ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, एक्चुअली सपोर्ट चाहिए और इंटरवेंशन चाहिए। कौन से? ये सब थेरेपीज़ का। तो ऑटिज़म के लिए कोई ऐसा मैजिक क्योर नहीं है या मैजिक गोली नहीं है कि भाई डॉक्टर की तरफ आए, डॉक्टर ने गोली लिख के दिया और एकदम फटाफट ठीक हो गया। ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि भाई उसको स्पीच थेरेपी दो, लैंग्वेज थेरेपी दो, फिर ऑक्यूपेशनल एंड सेंसरी थेरेपी दो। तो ये सब थेरेपी हम देते हैं तो डेफिनेटली उसमें फ़ायदा हमको दिखाई दे सकता है। हम बच्चे को सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दे सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी ये भी कर सकते हैं, और स्कूल में इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बना सकते हैं। पेरेंट्स काउंसलिंग और ट्रेनिंग गोल यह है कि बच्चा अपने स्ट्रेंथ्स पर जी सके, कम्युनिकेशन बेहतर करे, डेली लाइफ में इंडिपेंडेंस सीख सके। अगर आज की जानकारी से आपका डर थोड़ा कम हुआ है और क्लैरिटी बढ़ी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम 3 पेरेंट्स या टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ताकि जो बीमारी है ना एकदम पहले स्टेज में हमने पकड़ लिया तो हमारा देश ना बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि लोगों का ट्रीटमेंट हो जाएगा। भले क्योर नहीं मगर ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। कमेंट में आपने ज़रूर लिखना है कि आपके हिसाब से सोसाइटी को ऑटिस्टिक बच्चों के लिए सबसे पहले क्या बदलना चाहिए। ये आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि ऑटिस्टिक बच्चों को सबसे पहले क्या बदलना चाहिए, मतलब सोसाइटी के लिए, है ना। तो ये आपके नहीं लिखना है, आपको क्या कमेंट करना है तो। और हम यहाँ रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।